नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में कानून काफ़ी सोच समझकर बनाए गए हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे देश का कानून कहता है कि चाहे 10 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सज़ा न होने पाए। लेकिन अब लगता है कि ये चंद लाइनें सिर्फ लिखने और सुनने के लिए ही बनी हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ब्यूरोक्रेसी पर राजनीतिक पहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बात उस समय और भी पुख्ता होती है जब आईएएस कैडर के नियमों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र लिखने वालों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। अशोक गहलोत ने अपने पत्र में लिखा है कि इस संशोधन से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बताई गई सेवाएं भविष्य में कमजोर होंगी। इसके साथ ही विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इससे राज्य के अधिकार कम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसके विरोध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के इस कदम को भारत की संवैधानिकता के बुनियादी ढांचे का विरोधी करार दिया था। इतना ही नहीं, आईएएस नियमों में केंद्र के प्रस्तावित बदलावों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। राज्य इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बदलाव आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग पर निर्णय लेने के केंद्र को व्यापक अधिकार देते हैं। नियमों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर विपक्ष ही नहीं, एनडीए और बीजेपी शासित राज्य भी विरोध कर रहे हैं। एनडीए शासित राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार और मेघालय शामिल हैं। अब इस प्रस्ताव के पीछे केंद्र सरकार की मंशा क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन एनडीए शासित राज्य भी जब केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध करने लगे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल और भी गहराता जा रहा है कि आखिर कुछ तो गलत है जो खुद बीजेपी के समर्थन वाले राज्यों को भी आरास नहीं आ रहा है। कैडर में मौजूद अधिकारी को केंद्र सरकार के डेपुटेशन या फिर किसी और राज्य सरकार के डेपुटेशन में नियुक्त होने के लिए मौजूदा राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। सहमति न होने की स्थिति में केंद्र सरकार हल निकालेगी और राज्य सरकार या सरकारों को उसके फैसले को प्रभावी रूप देना होगा। केंद्रीय डेपुटेशन के लिए असल अधिकारियों की संख्या का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों से सलाह मशवरा करेगी। असहमति की स्थिति में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के फैसले को प्रभावी रूप देना होगा। एक तय समय सीमा के अंदर कैडर में तैनात अधिकारी को केंद्र सरकार के डेपुटेशन या फिर किसी और राज्य सरकार के डेपुटेशन में नियुक्त होने के लिए मौजूदा राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रदीप भटनागर बीजेपी से और दिनेश वशिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रदीप जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। प्रदीप जी, लगातार संशोधन किए जा रहे हैं, लेकिन इन संशोधनों के पीछे जो मंशा है वो भी कहीं ना कहीं जाहिर उस समय हो जाती है जब आपके ही शासित राज्यों में आपके इन कानूनों के जो संशोधन है उसका विरोध होने लगता है। देखिए, कानून का बदलाव और कुछ चीजों में चेंजिंग देश हित में या प्रदेश हित में जरूरी होती है और वो राज्य सरकार को भी समझना चाहिए और केंद्र सरकार इन चीजों को समझती है और उन चीजों को करती है। क्योंकि ये जो कमेटी गठित होती है उन चीजों को बहुत बारीकी से देखा जाता है, उन चीजों पे वहां तक आया जाता है। मगर कुछ लोग इसे राजनीतिक में ले जाए और राजनीतिक सोच में ले तो एक बड़ा सोच को डिफरेंट है, क्योंकि पहले भी संशोधनों की बातें हुई है मगर हुआ नहीं है।
अगर इन चीजों को देखेंगे अगर आप, तो कि थोड़ा सा केंद्र में अगर सरकार है और उन्हें इन चीजों को सोचा है अदलाव और बदलाव के लिए, तो ये चीजें ठीक है और देश हित की सोची जाती है। मगर ये देखिए कि सबसे पहले भूपेश बघेल जी के ही पेट में दर्द हुआ, या राजस्थान की सरकार को दर्द हुआ, केरल की सरकार को दर्द हुआ, और जो और राज्यों की सरकारें हैं विभिन्न, उनको ही परेशानी पहले हुई। किस बात का डर है? क्या उन्होंने आईएएस आईपीएस और पीसीएस को क्या उगाई पे लगा रखा है? क्या जो सेवा में है, जो प्रशासनिक सेवा में है, उनसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या कठपुतली बनवाना चाहते हैं? डर है इतना? अधिकारी तो अधिकारी, चाहे राज्य से केंद्र से जाए, चाहे केंद्र से राज्य में आए, राज्य से केंद्र में आए, तो डर ऐसा क्यों राज्य सरकारों को कि पोल पट्टी खुल जाएगी? इसकी क्या चीजें हैं? नियम के अनुसार और नियमावली अनुसार ये सब चीजें होनी चाहिए और होती हैं। और इन चीजों को केंद्र भी तो भेजता है, आईएएस आईपीएस पीसीएस भेजता है, राज्य को देता है। अब केंद्र को भी जरूरत पड़ती है, अधिकारियों को उन्हें वापसी भी चाहिए होते, उस प्रकार में राज्य सरकारें अड़चने लगाती हैं, दुविधाएं देती हैं, उन्हें पे प्रेशर बनाती है। तो इन चीजों में अगर कानून के बारे में सोचा गया है तो कोई बुरा नहीं है। तो सरकार चला रहे राज्य में, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। लेकिन सर फिर व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण किया जाता है, तो इसीलिए किया जाता है व्यवस्थाएं बनी रहे और संघीय ढांचे का भी अपना एक कहीं ना कहीं सम्मान है। आपके यहाँ बाढ़ आए तो आपको जो है राज्य, आपको केंद्र से वो चाहिए, आपको सुविधाएं चाहिए। अगर और आपदा है तो उसमें सुविधा चाहिए। कोविड है तो फ्री में आपको वैक्सीन चाहिए। हर चीज आपको तो फ्री में चाहिए। बिजली की दिक्कत है तो आपको कोयला फ्री में चाहिए। तो फिर सर मुख्यमंत्रियों को क्यों बना रहे हैं? मुख्यमंत्रियों को क्या उनका रह जाएगा? सवाल ये भी तो है ना सर। मुख्यमंत्री अगर प्रदेश का बनाया जाता, प्रदेश की सुविधाओं के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, कामों के लिए बनाया। लेकिन सर अधिकार में कटौती होगी तो कहीं ना अधिकार में कटौती होगी, कहीं ना कहीं तो आवाज उठेगी ना। मध्य प्रदेश में तो आप ही की सरकार है। त्रिशूल जी, अगर आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर में इसमें क्या नुकसान और क्या फायदा है और क्या सरकार को हानि है? या तो उनकी चीजों को घटाया जा रहा है, उनके राज्यों के अधिकारियों को घटाया जा रहा है, वो अलग बात है। आप ये छोटी चीजों को, भूपेश बघेल जी देखिए, एक शर्म की बात है, अभी ये लखीमपुर हुआ तो जाके एयरपोर्ट आलती पालती मार के बैठ गए जमीन पे। एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। अभी ग्रेटर नोएडा चले गए चुनाव में, आपको पता है, आप खुद कोविड में हैं, आप खुद एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको कानून हर चीज के बारे में खुद आपको पता होना चाहिए, पालन करना चाहिए, और आप कंपेनिंग कर रहे हैं। हम भी लोग कंपेनिंग कर रहे हैं। प्रदीप जी ऐसी बातें मत किया कीजिए। प्रदीप जी, कौन कौन कर रहा है कैंपेनिंग और कौन कौन नहीं कर रहा है, आप भी ऐसी बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि फिर आप एक पक्षीय कर देते हैं बिल्कुल बात को। अकेले भूपेश बघेल ही कर रहे हैं क्या सर? अरे सर ऐसा मत किया कीजिए। बड़े प्रबुद्ध वक्ता के रूप में मैं आपको समझता हूँ और आप ऐसी एक पक्षीय बात कर देते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप इस लायक समझते हो मेरे को। मगर भूपेश बघेल साहब भी एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, चलिए उनको भी उनका राज्य फॉलो करता है। मैं आता हूँ आपके पास। संदीप त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। संदीप त्रिपाठी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले मैं दिनेश वशिष्ठ हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहूंगा। दिनेश वशिष्ठ जी, ये जो संशोधन हो रहा है इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप लंबे समय से कोर्ट में इस तरह के जो कोर्ट आईएएस और आईपीएस के जो मैटर्स हैं उन पर काम करते रहे हैं। देखिए त्रिशूल साहब, ये जो विधेयक संशोधन विधेयक ला रहे हैं, प्रगतिशील सोच का परिचय। बहुत दिनों से ये समस्या आ रही थी, किसी योग्य आईएएस को केंद्र सरकार बुलाना चाहता है जिससे पूरे भारतवर्ष के लोगों को फायदा हो, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार कहती थी कि हम इसको नहीं भेजेंगे, तो वो मामला वहीं पड़ा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं ये, जितने भी आईएएस हैं आईपीएस हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को ये भेजते हैं, कैडर स्टेट को अलॉट कर देते हैं। उस कैडर में जाके ये अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, और केंद्र सरकार अगर कोई कुछ बोलती है इनको, तो केंद्र सरकार के होते हुए भी ये स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो नौकर साहब को नहीं करनी चाहिए। ये संशोधन विधेयक लगाम लगाएगा, और जो योग्य अधिकारी हैं उन योग्य अधिकारियों से अच्छा जनता के लिए काम लेंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें केंद्र सरकार
अगर किसी अधिकारी को बुलाना चाहेगी तो राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अभी तक राज्य सरकार मना करती है तो वो जा नहीं सकता। अब अगर उसने केंद्र सरकार ने कह दिया कि ये अधिकारी हमें बुलाना है और राज्य सरकार ने कह दिया हम तो इसको नहीं भेजेंगे, तो एक निश्चित समय सीमा के बाद उसका कैडर समाप्त हो जाएगा और केंद्र सरकार उसको जहां चाहेगी अपने पास या किसी और स्टेट में भेज सकती है। ये अति आवश्यक है। योग्य अधिकारियों को कहीं किसी जगह पे तो ज्यादा जरूरत होती है, किसी जगह पे कम जरूरत होती है। जिस जगह पे ज्यादा जरूरत है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ अधिकारी जाने से कतराते हैं, योग्य अधिकारी जाने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें योग्य अधिकारी आए और जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उसके लिए अति आवश्यक है ये संशोधन। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये अभी भी लेट हुआ है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, संदीप त्रिपाठी आपके पास आएंगे। संदीप त्रिपाठी, ये जो चल रहा है लाल फीते के ऊपर भी एक लाल फीता और आ गया है। देखिए अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है, अब सरकार बाढ़ के लिए हो तो पैसा मोदी जी के बैंक में नहीं छपता भैया, तो केंद्र को पैसे कहाँ से मिलते हैं? राज्य सरकार ही देती है उगवा कर। ये आप संघीय ढांचे पर हमला करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? संघीय ढांचा खत्म हो जाए? क्या आप चाहते हैं जो संघीय ढांचे से ये देश को बनाया गया, आपको नहीं पता है कि ये देश कैसे बना है? आपको ये नहीं पता है कि किस प्रकार से रियासतों में बटा था, कौन कौन से वादे करके किस तरीके से राजाओं को मिलाया गया, कैसे कैसे क्षेत्रों को जोड़ा गया, आपको नहीं पता है। ये बात इसलिए पता है कि आप तो तब अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, तो आपको नहीं पता होगा कि कैसे ये देश बना है। ये देश ऐसे नहीं बना है। इस देश को बनाने के लिए हर प्रकार के विभिन्न विभिन्न संस्कृति के लोगों को, विभिन्न विभिन्न भाषाओं को अलग अलग तरीके से जोड़ने के लिए अलग अलग जो है हमने उनको सुविधाएं दी, उनकी बातें मानी, आज ये समझौता किया, तब वो भारत में विलय किए। आपको ये भी नहीं पता होगा कि जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने 3 कालम दे रखे थे कि आप भारत में रहिए या पाकिस्तान में रहिए या स्वतंत्र रहिए, ये नहीं पता होगा। अभी आप लोग कहते हैं बंटवारा, अंग्रेजों को बचाते हैं, कहते बंटवारा तो कांग्रेस ने किया। आपको ये नहीं पता कि उस समय पतन अंग्रेजों का था, उसकी आप गुलामी करते थे। तो आप क्या आज चाहते हैं कि ये ढांचे को क्यों खत्म करें? आप जो अधिकार डिसेंट्रलाइजेशन था तो फिर क्यों सेंट्रलाइज करना चाहते हैं? आज हम एक तरफ बात करते हैं कि पंचायतों को भी अधिकार मिलना चाहिए और आप एक तरफ अधिकारों को केंद्र तक फिर सीमित कर देना चाहते हैं। अरे भाई आप ये कह रहे हैं। और दूसरी बात, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ त्रिशूल, ये बात चुनाव के पहले ही क्यों? राज्यों में चुनाव है, आईएएस की क्या भूमिका होती है चुनाव में तो बताने की जरूरत नहीं है। वो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है और आपको एक तरीके से दबाव में ले अभी ना सत्र चल रहा है ना ऐसा कुछ है, तो अभी आप ऐसी चर्चा बातें क्यों कर रहे हैं? आपको करने को तो पहले कर लेते, इंतजार कर लेते। लेकिन और उस पर विपक्ष की जो बात आती उसका जवाब देते, उसको संतुष्ट करते। लेकिन आप इस चुनाव में ये पूरी तरह से चुनाव में फेल हो चुके। इनको अभी देखिए, हमारे यहाँ डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, गांव वालों बच के रहिएगा। उनके क्षेत्र में उनके गांव के लोगों ने दौड़ा के मारा है। स्थिति भाजपा की होने वाली है कि डीबी डिबेट से निकल के गांव के बीच में जाएंगे ना तो जनता जूतों की माला, हर तरीके का स्वागत जो वो तैयार बैठी है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आप मुझे लगता है संदीप जी पूरी तरह से सुन लीजिए एक जो महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना संदीप जी की आवाज ठीक करवा दो जरा। बड़े बहुत अच्छा स्लोगन, अच्छी चीजें पढ़ रहे बोल रहे हैं, जरा थोड़ा सा आवाज ठीक करा दो, वो ढंग से सुन सकूं। ठीक है, और मैं इनको बहुत बढ़िया सा खूबसूरत इनको जवाब भी रख दूं। ठीक है। और ये जो हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़ रहे हैं उनकी आवाज जरा गूंज रही थी, वो भी ठीक करा दो। ठीक है जी, बोलिए आप प्रदीप जी। हाँ, त्रिशूल जी, संदीप जी राजनीति पे आ गए आईएएस आईपीएस करते हुए। ममता जी ने तो हमें वार्निंग दे दी केंद्र सरकार को कि हम तो आंदोलन करेंगे अगर आपने करा तो। और देखिए मेंटलिटी, चश्मा पता नहीं कांग्रेसी कौन सा पहनते हैं, पता नहीं कितनी दूर तक का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई देता है, समझ नहीं आता कितने नंबर का चश्मा पहनते हैं।
अरे भाई, कानून के बारे में भी तो विचार चल रहा है। अभी तो मुख्यमंत्रियों से आवेदन मांगा है, तो इसमें चुनाव कहाँ से बीच में आ गया? आप चुनाव पे पहुंच गए। 25 तक ही तो अरे मांगा है कम से कम सर। सोच समझ तो लीजिए, करिए ना। नहीं, 25 कि आप जनवरी क्या तक ही तो कहना मांगा है। है? अरे भाई, अरे मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो विचार मांगे हैं, विचारों पे विचार विमर्श भी होगा। आप तो इन्हें चश्मा लगा के ये पहुंच गए मौर्य जी के पास। ये मौर्य जी की ड्यूटी के बराबर नहीं कोई भी। तो आप कठपुतली बनाकर चुनाव में उपयोग करना चाहते हैं, आप उनके मन में डर बैठाना चाहते हैं कि आप मेरा कहना अगर बूथ कास्टिंग नहीं किए तो संदीप जी आऊंगा मैं, संदीप जी आऊंगा मैं। 3 में ना 13 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी की बराबरी कर रहे ठीक हैं। है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ दिनेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। त्रिशूल जी, दिनेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ जी, त्रिशूल जी, मैं प्रदीप जी। खत्म कर दूं, मैं 10 सेकंड, मजा नहीं, 10-20 सेकंड लूंगा, बाबा ज्यादा नहीं बोलूंगा। किशोर जी, अगर कोई चीज अगर केंद्र से प्रदेश को लेके, प्रदेश से लेके केंद्र तक अगर कोई चीजें ताना बाना बुना जा रहा है प्रदेश के विकास के लिए या केंद्र के विकास के लिए, उन चीजों पर आपको शोध करना चाहिए। आपको उस पर गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए। ये नहीं कि आप ममता जी तो वार्निंग दे दें कि हम तो आंदोलन करेंगे। भूपेश बघेल साहब चिट्ठी लिख दे पीएमओ को, थोड़ा सा इन संशोधनों में चीजों में अगर अदलाव बदलाव होगा तो युवा पीढ़ी आईएएस आईपीएस बन रही है, अगर संशोधन है वो अगर आपके राज्यों में सीखने जाएगी और पुराने वापस केंद्र को जो जरूरत है वो आएंगे, तो क्या उसमें बुराई है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ संदीप जी आपके पास। कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, अगर किसी आईएएस का को बुला लेती है केंद्र सरकार, तो इसमें बुराई क्या है? अपने आदमी को वापस बुला लेती है, इसमें बुराई क्या है? जब एक क्लर्क का ट्रांसफर करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो उससे पूछती है क्या कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं? ऐसे से है जैसलमेर भेज दो, बाड़मेर भेज दो। उसकी बजाय तो एक ज्यादा बेहतर कानून में संशोधन हो रहा है। ठीक है संदीप जी, मैं जवाब लूंगा आपसे, सुन लीजिए एक बार। आपको भेजेंगे, नहीं सुनेंगे संदीप जी, सुन लूंगा मैं आपको, जवाब ले लेते एक बार। जी दिनेश जी, मेरा कहना ये केंद्र सरकार कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जी। केंद्र सरकार जो भी कैडर है जिस भी स्टेट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का, उसका कैडर केंद्र सरकार तय करती है। लेकिन अभी तक कैडर तो उसने बना दिया कि आप स्टेट में जाओगे, लेकिन उसको वापस बुलाने के लिए केंद्र सरकार को पसीने आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लो। और स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कर्मचारियों को इतना मुंह लगा लेती है कि उनको फिर वापस भेजने का मन नहीं करता, और वो कर्मचारी मनमानी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट मनमानी करती है, केंद्र सरकार बैठा बैठा तमाशा देखता रहता है जी। अभी जब पंजाब में दिक्कत आई और वहाँ का चीफ सेक्रेटरी और माननीय प्रधानमंत्री जी को लेने के लिए पहुंचे नहीं, क्योंकि वो केंद्र सरकार के थे। ऐसी स्थिति हमेशा आती रहेगी अगर ये कानून बदले नहीं गए तो। इन कानूनों को बदला जाना जरूरी है। योग्य अफसरों को आप एक जगह रख नहीं सकते, और एक जगह रखोगे तो उनकी योग्यता का कोई फायदा नहीं। ठीक है, उनकी योग्यता को काम में लो, 2 लाख, 3 लाख। मैं आ रहा हूँ दिनेश जी, आता हूँ आपके पास। पेंशन मिलती है, उनको सारी सुविधाएं। ठीक है दिनेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके जगह बैठे रहते हैं वो। ठीक है दिनेश जी, आता हूँ मैं आपके पास। आता हूँ मैं दिनेश जी, मैं आता हूँ आपके पास। संदीप जी, देखिए दिनेश जी से मेरा एक आग्रह है कि आप कानूनी पहलू पर बात करिए, अन्यथा मैं आपसे कुछ सवाल कहूंगा तो फिर आप कहेंगे कि मैं दूसरे चश्मे से देख रहा हूँ। महोदय, आप पंजाब की जिस बात कर रहे हैं, वो मुख्य सचिव कोरोना पॉजिटिव थे, कैसे चले जाएंगे आप बताइए? या तो आप राजनीति के बारे में चर्चा मत करिए, या तो ये मत कहिए कि वकील के नाते बैठे हैं, बता दीजिए कि भाजपा के दूसरे प्रवक्ता हैं। नहीं आप संदीप जी देखिए, मैंने पहले साफ कर दिया त्रिशूल जी, मैंने उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया। मैंने दोनों बातें रखी हैं कि आप क्या चाहते हैं। नहीं, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं ना, कर लीजिए उनसे बात। प्रदीप भटनागर बैठे हैं, उनसे कर लीजिए बात। अच्छा ये बताइए, मैं जो बात कह रहा हूँ क्या गलत कह रहा हूँ? अगर उन्होंने ये कहा कि मुख्य सचिव को जाना चाहिए, तो ये बात उनको या तो नहीं पता है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे, और यदि पता है तो इस तरीके की टिप्पणी, राजनीतिक टिप्पणी आप क्यों कर रहे हैं? आप वहाँ की यथा स्थिति और परिस्थिति को अगर नहीं जानते हैं, एक परसेप्शन जो क्रिएट किया गया है उसके बारे में आप इस तरीके से नेशनल चैनल पर आकर बोलेंगे, ये गलत बात होगी ना। वो भी इंडिविजुअल व्यक्ति, भाजपा का प्रवक्ता बोले उसको मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर एक जो है अब आ जाते हैं मुद्दे पर, देखिए आप अगर आज ये कह रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है भाजपा की ही सरकार रहे,
कल को अगर कांग्रेस की सरकार आती है और जिस प्रकार से इनके कई राज्यों में सरकारें हैं जी तब यही लोग विरोध करेंगे। और आप देखिएगा, आप भाजपा के अभी एक मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई है। भाजपा, अरे भटनागर जी सुन लीजिए, थोड़ा शांति सुन लीजिए। भाजपा के ही मुख्यमंत्री जिनमें थोड़ा भी उनके प्रदेश का जमीर बचा होगा, भाजपा से डर नहीं रहे होंगे, अपने प्रदेश का जज्बा होगा, अपनी माटी का जज्बा होगा तो जरूर सवाल उठाएंगे। ये इसलिए कि ये राज्य सरकार के अधिकारों का हनन है। अगर आप ये कहते हैं कि कैडर का चयन एक बार आप राज्य केंद्र सरकार ने कर दिया तो प्रतिनियुक्ति का भी अधिकार है, उसके लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है जिसमें राज्य सरकार को शामिल करना होता है। आप राज्य सरकार को बाईपास क्यों करना चाहते हैं? उसके अधिकारों का हनन क्यों? ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी, देखिए, आप वल्लभ भाई पटेल का इतना सम्मान करते हैं और उन्होंने कहा कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है ये सर्विस, और कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था है, उनमें संशोधन निश्चित रूप से वक्त की आवश्यकता होती है, बदलते समय के साथ आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपके राज्यों से जो विरोध हो रहा है उसको कैसे संभालेंगे? और कहीं ना कहीं बात उठ रही तो उसका कोई ना कोई तो वजूद होगा कि सिर्फ विपक्ष की मनमानी है ये बात जो उठाई जा रही है? बिल्कुल त्रिशूल जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। हमने एक अधिकारियों को एक नाच देखा, वो शब्द नहीं कहते, जैसे नंगा नाच कहते हैं पश्चिम बंगाल में, कि देश के सचिव गृह वहां के डीजीपी को बुलाते जो कि पेश नहीं होते, और वो किस तरह तौहीन थी एक डीजीपी गृह की, और गृह मंत्रालय ने बुलाया अधिकारियों ने पूछताछ के लिए। आपने उस चीज को भी देखा, और वही हमने अभी रिसेंटली, अभी मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं तो नई बात कर रहा हूँ, और हमने पंजाब में भी देखा जी। एक चीज की जो एक सिस्टम है, पृष्ठभूमि है, आप उससे कैसे नकार रहे हो? अगर केंद्र ने अगर सेवा में भेजे हैं अधिकारी तो उन अधिकारियों को संशोधन भी जरूरी है। अगर छत्तीसगढ़ से उन्होंने कुछ अच्छी चीजें सीखी सर, है, देखिए, वो अच्छी सर, चीजें, मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश में तो आपका मुख्यमंत्री है, बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री है, और अगर वहां से आवाज उठ रही है तो कहीं ना कुछ तो होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अगर वो आवाज उठ रही है, अगर हमारे भी अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन चीज को कह रहे हैं तो फिर अगर उस चीजों में संशोधन बहुत जरूरी है, और अधिकारियों को अवसर मिलना चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उस मुख्यमंत्री को भी जवाब इस चीज का देना पड़ेगा कि आप ये क्यों संशोधन नहीं चाहते। शब्द ये नहीं बोलना चाहिए कि आम आंदोलन में बैठ जाएंगे, इसका आंदोलन करेंगे अगर आप कानून ले आए तो। अरे अभी तो मशवरा चल रहा है, मुख्यमंत्री आते नहीं है। अगर वैट की बात करें, डीजल पेट्रोल के, तो मुख्यमंत्री संशोधन में नहीं बैठते। कुछ फायदे नुकसान के तो मुख्यमंत्री पूरे कांग्रेस के आते नहीं है। इन चीजों में अगर संशोधन में मांगी है आपसे चीजें, ये थोड़ी ना कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, कि वो मुख्यमंत्रियों पर थोप दिया। ये तो एक सूबे की मुखिया की ये सरलता है कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों से जो प्रदेशों के अंदर सेवा भाव से काम कर रहे हैं उनसे चीजें मांगी है। ठीक है, बिल्कुल। दिनेश जी, मैं आपके पास, मुख्यमंत्री थ्रेडिंग कर रहे हैं। दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिनेश जी, ऐसा तो नहीं है कि अगर ब्यूरोक्रेसी में भी राइट लेफ्ट हो गया तो दिक्कत नहीं होगी? सर, ब्यूरोक्रेसी, अगर मान लो ये संशोधन बिल नहीं आया तो क्या ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सही रहेगी क्या? इसकी कोई गारंटी है क्या? काम जो मुख्यमंत्री होता है स्टेट का, वो अपने काम देता है, जन कल्याण के काम देता है, लोगों को अच्छा न्याय मिले उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार की योजना कैसे लागू होनी चाहिए, ये सब कुछ स्टेट पर निर्भर होता है। और जो वहाँ का योग्य अफसर है, जो IAS है, जिसमें एक बहुत ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का ये कहना ठीक था कि वो भारत की रीढ़ है, लेकिन भारत की रीढ़ एक जगह पे ही फंसी रहे, वो क्या है? उसको अलग जगह पर जाएंगे, अपना एक एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। गरीब गुरबा जो लोग हैं, गुर्बत में जो जी रहे हैं, उनको एक अच्छी चीज आएगी। राजस्थान में जैसे निःशुल्क दवा का कंसेप्ट आया, ये सारे देश में सराहा। अंत्योदय योजना आई, ये सारे देश में नहीं, विश्व ने कराया। ये योजनाएं लाने वाले वो जो योग्य अफसर थे, वो एक जगह पे ही रह के क्यों हो जाए? वो यहाँ से बाहर जाए, बाहर जाके फिर अपनी उन योजनाओं को लागू करें, जनता को फायदा हो।
ये थोड़ी है कि लेकिन आप दिनेश जी, किसी ये तरह से दिनेश जी रह गए, देखिए, बदलाव जीवन है, बदलाव दिनेश जी, प्रगति ये है, बदलाव जिंदगी है। ब्यूरोक्रेटिक मॉनिटरिंग जो की जा रही है ना, तो कहीं ना कहीं जी इसके दुष्प्रभाव भी सामने आएंगे। इसके दुष्प्रभाव ये होंगे कि अगर कोई कांग्रेस शासित राज्यों में अच्छा काम कर रहा होगा और उसको बुला के बर्फ में लगा दिया गया, फिर उसका क्या होगा? सर, ये संशोधन विधेयक अगर स्वच्छ मन से देखो तो बर्फ में लगाने का नहीं है। बर्फ में लगाने के लिए और भी इतने साधन हैं अभी 1954 के उसमें कि बर्फ में अभी भी किसी आईएएस को लगाया जा सकता है, केंद्र सरकार की टेढ़ी नजर हो तो। ठीक है, उसके लिए संशोधन बिल लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप संदीप जी। जी मेरी बात बहुत अभी बात हो रही थी कि क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकारी जाना नहीं चाहते हैं, उसके लिए आप बदलाव करिए ना। 5 साल आप रख दीजिए कि एक आईएएस को उस क्षेत्र में रहना ही रहना है, बात खत्म है। पूरे सर्विस काल में जो है उसको 5 वर्ष वहाँ ड्यूटी देनी है, सबके लिए कर दीजिए। लेकिन ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि जब चाहें आप जिस आईएएस को जब चाहें आप उठा लेंगे बिना राज्य की अनुमति को? ये कौन सा तरीका है? मतलब आपकी बूथ कैप्चरिंग नहीं करवाया, आपके कैंडिडेट को नहीं जिताया, आप जो है उसको उठा लेंगे। मतलब बूथ कैप्चरिंग से, गुंडई से क्या चुनाव जीतना चाहते हैं? लोकतंत्र खत्म कर देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप भाई? आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा ये है कि मोदी जी पूरे देश को वन मैन आर्मी 2 मैन शो होकर रह जाए। आज जिस प्रकार से पूरा देश 2 लोग चला रहे हैं, आज आप किसी बड़े से मंत्रालय के मंत्री का नाम पूछ लीजिए, बता नहीं पाएगा क्योंकि वो जानता ही नहीं है। अभी हमारे भाजपा के मंत्री से अगर मैं मंत्रियों का नाम पूछना स्टार्ट कर दूंगा, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, वो नहीं बता पाएंगे। 1 to 1 करिए और मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, 5 मंत्रियों के नाम पूछूंगा विभाग के, वो बता देंगे, मैं समझ लूंगा। और 1 to 1 रखिएगा, गूगल करने का मौका मत दीजिए। प्रदीप भटनागर जी तो बता नहीं पाएंगे। प्रदीप भटनागर जी तो बता देंगे सर, बहुत खप चुके हैं ये तो। मैं कह रहा हूँ नहीं बता पाएंगे। नहीं, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये तो बता एक्सेप्ट करें, ये बता देंगे सर। चैलेंज एक्सेप्ट करिए। मानिए संदीप त्रिपाठी जी, अरे त्रिशूल जी, मैं भी कह रहा हूँ नहीं बता पाएंगे। ये कह रहे हैं, गिना देता हूँ। मैं सुन ले, नहीं मैं पहले जवाब दे दूं। देखिए, इनका चश्मा कौन सा ये समझ में नहीं आता। अभी इन्होंने क्या कहा कि आईपीएस को ये चुनाव में इसलिए लगाना चाहते हैं वोट कैप्चरिंग के लिए। इतना बड़ा अधिकारी आईएएस आईपीएस लेवल का जो डीएम एसडीएम जो आईपीएस जो डीजीपी एसएसपी डीसीपी रहता है, आप उसको बूथ कैटरिंग के मतलब का समझते हैं, इतना लेवल नीचे समझते हैं। ये आपकी सोच है कांग्रेस की होगी। अरे महाराज, सर्टिफिकेट देना होता है। आपकी जिला पंचायत के चुनाव में देखा है आपकी सरकार में, आपका बंगाल में आपके साथ क्या कर लिया? आपको लूट करने का मौका नहीं मिला, यही तो दर्द है आपको। चूज कर सके पंजाब में आप लूट नहीं कर पा रहे हैं, यही तो आपको दर्द है। अशोक गहलोत अगर ये चीज अगर विरोध कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव में उनके उन मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। आपकी मंशा बिल्कुल जाहिर होती है। जो आप मंत्रियों की बात कर रहे हो, चिंता मत कीजिए, आप हमसे इतना ज्ञान मत लिया करिए। इतने कई मंत्री तो ऐसे हैं, बता दीजिए, 7 कार्यकर्ता और मेरा जिंदाबाद मुर्दाबाद करके केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री बने और प्रदेश से केंद्रीय मंत्री बन के गए। आप चिंता मत कीजिए सर। मुझे बहुत कुछ प्रदीप जी, आज की एक घटना पता है क्या आपको? आज की एक घटना पता है आपको? मैं बताऊं जरा आपको। केंद्रीय मंत्री हैं एक, वो कुछ मीटिंग कर रहे थे, अधिकारियों के समझ में नहीं आ रहा था, दो अधिकारियों के हाथ पैर तोड़ दिए उनने। एफआईआर हुई है उड़ीसा में। तो अब अगर सुनिए, बात सुन लीजिए। अब अगर ब्यूरोक्रेटिक, देखिए, चंद कुछ किसानों को आप समझा नहीं पाए, अगर ब्यूरोक्रेट नहीं समझ पाए और उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, तो ये आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात फिर आपके लिए हो जाएगी अगर पीछे लौट के आना पड़ा? सर, हमें सर सवाल पूछना पड़ता है कि अगर कुछ किसान नहीं समझ पाए तो आईएएस कैसे समझ जाएंगे? त्रिशूल जी, आप जो खबर बता रहे हैं ये बहुत गलत है और इसमें मैं तो खेद प्रकट करता हूं। चलिए, हाँ, मंत्री ने, मैंने सोचा कि अगर सही खबर कुछ आप बता रहे हैं। अधिकारी नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं था। अधिकारी होता है। हाँ। नेता बता दूं, नेता को अगर मैं संज्ञान में, पढ़े लिखे बहुत कम नेता होते, अनपढ़ जाहिल ज्यादा होते हैं।
जिस दिन नेतृत्व पढ़ा लिखा आ जाएगा, देश का उद्धार हो जाएगा। प्रदीप जी, बिल्कुल और मोदी जी की प्रदीप बात जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। संदीप जी मैं आ रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। संदीप जी मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल संदीप आपने जी, सही बात बोली। जिस दिन आ जाएंगे उसी के तो इंतजार है। संदीप जी, पासपोर्ट वाले का इंतजार है। संदीप जी, जिसकी डिग्री का पता नहीं है उसी को तो अभी बिल्कुल सही बात आपने कही। जिस मैं दिन आ आ जाएंगे, रहा हूँ, संदीप जी मैं आ रहा हूँ, मेरा प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, राहुल गांधी प्रदीप जी, प्रदीप जी, मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कुछ किसान नहीं समझ पाए तो फिर अगर ब्यूरोक्रेटिक लॉबी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई या उन्होंने कोई विरोध कर दिया तो उनको कैसे समझाएंगे? देखिए मैं आपको बताइए, विरोध अभ्यास का क्या होता है। अगर पढ़ा लिखा तबका, जो आपने उड़ीसा की घटना बताई वो बहुत गलत थी। जो देश को महत्वपूर्ण चलाने वाले लोग होते हैं, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका मान सम्मान प्रथम है और वो कभी बिगड़ते नहीं है। और 70 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए, अगर आप गलत करोगे तो विरोध करेंगे। और आज आप देश के अंदर सबको अधिकार है। महाराष्ट्र के अंदर देखा आपने, उगाई का सप्ताह उगाई होनी थी 100 करोड़ की, तो वो भी IPS को लगाया था गृह मंत्री ने वहां के। ये चीजें परिवर्तन के लिए है। अभी देखिए, अभी मेरे दोस्त बिल्कुल इन चीजों में क्लियर, इन्होंने कहा कि ये सरकारी मशीनों किस तरह प्रयोग करना चाहते हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया बैठ के चीज के बारे में। ठीक है, अभी आपने उससे एक सवाल करा था, ठीक है, देखिए ब्यूरोक्रेट्स मैं जवाब ले लेता हूँ, हाँ परिवर्तन मैं ले लेता हूँ जवाब, मैं ले लेता हूँ जवाब। मगर समस्या तो यही है कि महाराष्ट्र के अंदर उगाई में लगाना चाहते हैं IPS अधिकारी को, DGP लेवल के को, कि 100 करोड़ रुपए हफ्ता चाहिए। सर देखिए, बघेल और अशोक सर गहलोत देखिए, मुख्यमंत्री जो है, चलिए, ये लोग मशीनरी को यूज करना चाहते हैं चुनाव के अंदर। ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं। साहब जी ने स्पष्ट बोल दिया बैठ के। अब लेकिन सर कौन करना चाहता है, कौन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता, ये भी तो सवालों के घेरे में है। त्रिशूल जी, मैं वो भी खत्म कर रहा हूँ कि जैसा भी कह रहे हैं, मैंने अभी कहा कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ वाली बात करी। आदरणीय राहुल गांधी जी को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, बेचारे वहां भी 12वीं पास नहीं कर पाए। अरे सर इससे देखिए, आप कहा वो IAS के सवाल में कहा राहुल गांधी को घुसेड़ देते हैं, हर जगह राहुल गांधी खड़ा कर देते हैं सर। अरे सर राहुल गांधी कहा, राहुल गांधी आप प्रियंका गांधी आ रही हैं, वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेके आ रही हैं, उनका विरोध कीजिए आप तो नए तेवर में। पोस्टर घर को ही धोबी घर का ना घाट का छोड़ा बेचारी को उन्होंने, ये सुन के रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ प्रदीप जी, दिनेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी आपका जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ दिनेश जी आपके पास। ये हमारे मित्र ने बताया कि पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे, सुधार आ जाएगा। पढ़े लिखे लोग थे पहले तो अच्छा होता था, आज कैसे व्यक्तियां हैं जिनकी डिग्री PMO के वेबसाइट पर चले जाइए, उनकी शैक्षणिक योग्यता का जिक्र उसमें नहीं है। आज भी वेबसाइट पर चले जाइए, मैं मतलब कोई अतिशयोक्त बात नहीं कर रहा, वहां पर उनकी डिग्री का पता नहीं मिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा सब्जेक्ट बताते हैं जिसका किसी ने आज तक नाम नहीं सुना होगा, ऐसे सब्जेक्ट पे वो ग्रेजुएशन करते हैं। और हमारे मित्र ने अभी बात कही बहुत बड़ी बड़ी बात, अरे भाई आप क्या चाहते हो, लोग IAS IPS से जो है इस्तीफा दे और भाजपा से चुनाव लड़े। आपकी मंशा ये रही है, आप जो है रिटायर्ड जनरल तक को चुनाव लड़ाते हैं। हमारे समय में ऐसा कभी नहीं रहा है कि सेवा करते हुए जो है इस्तीफा दे और इस्तीफा दे के चुनाव लड़े। अभी अभी आप देखिए, आपने एक चुनाव लड़ा रहे हैं, एक DIG थे या SP थे, असीम अरुण क्या नाम है, उनको टिकट भी दे दिया तुरंत। मतलब कितने बड़े कार्यकर्ता थे भाजपा के, इतनी मेहनत उन्होंने भाजपा के लिए की थी, इधर इस्तीफा दिया, इधर तुरंत टिकट। संदीप त्रिपाठी जी, देता है भाजपा का, संदीप त्रिपाठी जी को टिकट नहीं मिलती है। संदीप त्रिपाठी जी, मुझे लगता है आपकी जानकारी भी ज्यादा है नहीं। आप यहाँ पे हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस राज्यसभा की सदस्य रंजन गोगोई, कहाँ हैं आप? उन्हीं पे मैं पहुंच रहा था। वही कहाँ पहुंच रहे थे आप? ब्यूरोक्रेसी तक पहुंच रहा था। ये भाजपा की ही देन है, ये पहले कभी नहीं हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास दिनेश जी। पूरे देश को चाहते हैं मुट्ठी में कर लेना। जो राजनायक रहे मेनन, उस जो है उस दलाल को इन्होंने केंद्र में मंत्री बनाया, बुला के वहाँ से जवाहरलाल नेहरू सरकार में, वो भी राजनायक थे वहाँ पे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास दिनेश जी। देखिए, ठीक है दिनेश जी, ये जो आज जो घटना हुई कि केंद्रीय मंत्री ने 2 अधिकारियों को पीट दिया और FIR हुई है उड़ीसा में, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं अगर ब्यूरोक्रेटिक लॉबी में ये आवाज़ उठने लगी
कि ये गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है, तो फिर क्या क्या होगा इसका आगे नजारा? ये जो घटनाएं घटती है ना, ये असामयिक घटनाएं हैं। इनको किसी भी विधेयक से जोड़ना या किसी राजनीति से जोड़ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। घटना सडन प्रोपेगेशन होता है, हो जाता है, उसका एक आईपीसी सीआरपीसी में इलाज है, उसका कानून है, संविधान है हमारा, उसके सम्मत अपन रेमेडी लेते। मेरा कहना इतना है, देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, आज बीजेपी की, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, अधिकारी आएंगे जाएंगे, एक व्यवस्था सुदृढ़ हो, एक कैडर कंट्रोल ऐसा हो कि हर अधिकारी गलत काम करने से पहले 50 बार सोचे कि ये काम मैं करूंगा गलत तो मुझे कहीं ना कहीं कोई देख रहा है। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सिर्फ नाम मात्र का संरक्षक रह गया आज के, तो वो दिल्ली से देख रहा है, कर कुछ नहीं सकता, तनख्वाह दिल्ली दे रहा है, सब कुछ दिल्ली कर रहा है। और अभी हमारे त्रिपाठी जी कह रहे थे कि साहब वो ट्रांसफर हो जाता है, उनको 90% स्टेटों की ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। एक बाबू लेवल का अधिकारी है, उसको उठा के ट्रांसफर कर देते हैं 600 किलोमीटर बिना उसकी सहमति के, और वो बेचारा रोता रहता है, इन्हीं आईएएसओ के पीछे पीछे चप्पल घिसता है अपनी, और कोई नहीं सुनता, कर दिया तो कर दिया, क्योंकि वो बाबू उनके मनमाफिक नोट शीट नहीं लिख पाया। तो नीचे का जो है उसकी तो कोई कंसेंट का महत्व नहीं, और ऊपर जो पहुंच गया उसकी कंसेंट लो, ये कौन सा बात है? अरे ट्रांसफर की बात है, ये ट्रांसफर नहीं है, आपको बुला रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आपसे सारे आईएएस छीन लेंगे, ऐसा होता नहीं है, आपको और दूसरा आ जाएगा, आपका काम थोड़ी रुकेगा, जो आएगा उससे काम लो, अगर वो काम नहीं करता तो आपके पास पनिशमेंट के एपीआर आप देखते हो उनकी, सारे अधिकार आपके पास है। उच्छृंखल कोई अधिकार नहीं हो सकता अगर शासक जो जनता ने चुना है, ईमानदार है, और उसमें समझ है, और उसने अध्ययन किया है राजनीति का, तो कभी भी कोई अधिकारी से ऊपर हटके ऐसे से आप अपनी निरुत्तर कर दिया, आपके और उनसे नजरिए काम में देते थे, जनता बहुत आगे, जनता को लाभ मिला उन चीजों। आपके नजरिए में आप सकारात्मक पहलू की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप भटनागर जी, हम जो बात कर रहे हैं कि कई विधेयकों में ऐसा हुआ कि सरकार को वापस लौटना पड़ा। तो सबसे बड़ी जो आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं, विश्लेषण इस खबर पे कर रहे हैं, उसका जो मंतव्य है वो यही है कि क्या ये बिल्कुल ठीक है, आप इसको सुनिश्चित कर चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर बाद में इसके बारे में ओपिनियंस आए और आपको ओपिनियंस चेंज करनी पड़े अपनी? आप जो पत्र भूपेश बघेल जी लिखा उसके विषय पूछ रहे हैं ना आप? नहीं, मैं उन पत्रों के विषय में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बाद में होने वाली परेशानियों और आपके पीछे हटने के बारे में पूछ रहा हूँ। कई विधेयकों पे आपको पीछे हटना पड़ा सर, ये मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, पीछे हटना और आगे बढ़ना ये भी एक समय के अनुसार है, सब चीजों को देखते हुए। देखिए, अगर किसान आंदोलनों के कहते हैं वो देश के किसानों के हित की बात थी। कांग्रेस के तो हमारे जितने भी नेता बैठे हैं तो बहुत कुछ टारगेट बना के बैठे थे और करना चाहते थे इस देश की, वो कैसे गड़बड़ की जाए, कैसे वृद्धाभ्यास भरा जाए सरकार के लिए, कैसे दंगा कराया जाए। इन्होंने तो वो चीजें लोगों को ला के दिखाना चाहे और वो समर्थन करे जिनके सर पैर नहीं थे। मगर सरकार बैकफुट पे आने वाली नहीं है जी। जो जनता हित के लिए काम होना है, जो कानून बनना उस पर काम करेगी। चाहे कांग्रेस खूब पैर पटक ले, चप्पल तोड़ ले अपनी, जितना मर्जी कर ले, जो देश हित में काम होना है उसके लिए प्रतिबद्ध है सरकार हमारी, और उस पर काम करेगी। फ्लेक्सिबल है जी। ये जो कानून आ रहा है, पीछे हटना और आगे बढ़ना की आप कहते हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, तो क्या पीछे हटने की बात और आगे बढ़ने की बात एक कानून की जो सेंसिटिविटी है ना, उसमें थोड़ा वो करते हैं। पीछे हटना क्या, कानून अगर अच्छा है तो उसको आना चाहिए, आप कहो। बिल्कुल संदीप त्रिपाठी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कानून कुछ चीजों को ये ऐसे नहीं बनाए जाते कि बैठ के नेता बैठे और बना लिया। देखिए, उसमें उच्च अधिकारी होते हैं, उसके विश्लेषक होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन चीजों पे अमल होता है। ऐसे चीजें नहीं है कि जनता पे या अधिकारियों पे थोप दिया जाएगा। प्रक्रियात्मक चीज छोड़ो,
आप प्रतिक्रिया चीजों में हर चीज होनी पड़ती है। ये कोई सरकार प्रदीप जी, इंदिरा गांधी सरकार नहीं है कि इमरजेंसी लगा दे एकदम ही। प्रदीप जी, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। जी दिनेश जी। मैं आपसे ये कहना विवेक चाह जी रहा की थोड़ी सी आवाज गूंजे, ठीक आवाज ठीक करा दो, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा विवेक जी की। प्रदीप जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रक्रियात्मक चीज आप छोड़ रहे हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप ये बताएं कि ये कानून आ रहा है, मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन आप पीछे हटना, आगे बढ़ना, ये तो चलता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आ रही है? अभी तो सर, मैं कह रहा हूँ डिस्कस विवेक होगा, सब जी, होगा। विवेक जी, जितने भी अभी तक भारत के अंदर कानून बने हैं उन्हें कोई वापसी नहीं लिया गया है, और जितने भी चाहे वो 3 तलाक का हो, जितने आप दृढ़ता से कहें। नहीं, कानून का तो वापसी का मतलब ही नहीं। तो देश हित के लिए कानून बनेगा, वापसी क्या मतलब है? वो देश की जनता के लिए बनाए। कांग्रेस तो चाहती है कि सीए को वापस कर दिया जाए, धारा 370 को वापस कर दिया जाए। लोग तो ही, ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं तो चाहते ही है कि इन चीजों को लाए हैं तो ये हटनी चाहिए, क्योंकि एक मुद्दा नहीं, देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है आपसे प्रदीप भटनागर जी के आप प्रक्रियात्मक विश्लेषण मत कीजिए, आप पूरे उससे कहिए विश्वास से कि नहीं पीछे क्यों हटा जाएगा, ये तो जरूरत है। नहीं, हम तो विश्वास से कह रहे हैं, तो छाती पे हाथ रख के कह रहे हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा जाएगा। पहले तो कानून इस तरीके से लाया जाएगा, सोच समझ के, शोध करके, कि वो पीछे हटने का मतलब। ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पीछे क्या हटना? संदीप त्रिपाठी जी, संदीप जी आवाज आ रही है आपको? संदीप त्रिपाठी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोलिए। संदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कई कानूनों में ये आया कि सरकार को अपना पैर पीछे हटाना पड़ा। हमारी मंशा यही जानने की है कि अगर आगे कोई विरोध होता है या आगे कुछ निकल के ऐसा आता है तो यहाँ पर आप मजबूती से सुनिश्चित है कि पीछे नहीं हटेंगे और ये कानून संशोधन जो है वो लागू होकर रहेगा। देखिए, पहली बात अभी हमारे मित्र ने कहा कि कभी वापस नहीं हो। इनका इतिहास बताते हैं। आप याद कर लीजिए, जो आधार कार्ड बना इसका विरोध मोदी जी करते थे। आज आधार कार्ड का क्या, थोको चाटो। आप जीएसटी का याद कर लीजिए, विरोध करते थे, थोको चाटो। और कितनी भी योजनाएं मैं बताऊं, यहाँ तक कि मनरेगा को कहते थे कि कांग्रेस की विफलताओं का प्रतीक है, इसे डंके और बाजे के साथ जो है जिंदा रखेंगे। आज उसी को कह रहे हैं कि उसी से नौकरी मिली है। अभी आंकड़ा इन्होंने जो प्रस्तुत किया उसमें मनरेगा का आंकड़ा दिया, कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, उसको पहले भ्रष्टाचार का अड्डा बताते थे। तो इनके थूको और चाटो की नीति रही है। अभी एक ताजा उदाहरण देख लीजिए कृषि बिल का। यहाँ तक कि ये कह रहे थे कि वापस ही नहीं होगा, क्या हुआ, वापस लिया इन्होंने। और आज जिसकी बात कर रहे हैं, जिस कानून की और जिस चीज की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले समय में ये उसी बात को फिर ये डिनाई करेंगे। सिर्फ इनका मुद्दा अभी जो मैं बता रहा हूँ सुशील जी, सिर्फ एक चीज है कि अभी बात को भटका देना, मुद्दे को भटका देना, राजनीति को एक नई दिशा दे देना, बहस को नई दिशा दे देना। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आज जो है डेवलपमेंट के नाम पर, युवाओं के जो है रोजगार के नाम पर, महिलाओं के अधिकार के नाम पर, या जो है अन्य डेवलपमेंट के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, उसको इन्होंने पहले सोचा ध्रुवीकरण कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश ने इनको नकार दिया, या अन्य राज्य के लोगों ने नकार दिया कि ध्रुवीकरण बहुत हो गया, काट की हांडी कितनी बार आप चढ़ाएंगे, डेवलपमेंट के नाम पर इनके पास कुछ है नहीं। तो ये एक नई बहस को जन्म देना इनका याद है। हर एक चुनाव याद कर लीजिए, कोई ऐसा चुनाव नहीं है चुनाव के पहले ड्रामेबाजी न करें। अरे अभी जी के देख लीजिएगा, वो वोट अब की बार कांग्रेस को देखे आएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, महिला होने के नाते वोट कांग्रेस को मिलेगा। अपने घर का वोट देखिए आप पीटते रह जाएंगे, महिलाएं कांग्रेस को वोट देखे आएंगे। अब की बार ये होने वाला है। प्रदीप जी, ये बात आप जान लीजिए। प्रदीप जी, संदीप जी, संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस को मिलने वाला है। आप अपने घर देखिए, बाहर की बात ही मत करिए। प्रदीप जी, मैं
मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप सत्ता में हैं मैं थोड़ा प्रदीप जी। सत्ता में हूँ, मगर त्रिशूल जी, जो आदमी बदतमीजी से बोलेगा या बदतमीजी से शब्द यूज करेगा तो मैं उसके लिए भी जवाब दे दिया ना आपने जवाब सर। नहीं, मैं आपसे जवाब दूंगा मैं। अब जवाब ले लें, सुन लीजिए, मैं सुन लेता हूँ। ये वो धूर्त लोग हैं जिन्होंने धारा 370 हमारे ऊपर ला दी और हमारे हजारों लाखों हिंदू भाई मरवा दिए और भगवा दिए जम्मू कश्मीर के। और आज जब धारा 370 हटाई उसके विरोध में खड़े हैं, अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं हम धारा 370 वापसी लाएंगे। जो मुस्लिम बहनें जो प्रताड़ित थी उनके लिए कानून, सुनिए नकली ना, सुनिए 3 मिनट उत्तर प्रदेश में भाई गिनती मैंने कहीं भी सुनिए। अरे भाई गिनती में होते तो आपके सामने बैठे होते। कह रहा नहीं है। अरे सुनिए साहब, सुनिए ये लोग वो हैं कि जब 3 तलाक का आया हमारी मुस्लिम बहनों के लिए तो सबसे बड़े विरोध में ये लोग खड़े हुए थे। अरे आपकी कपिल सिब्बल जैसे 5 सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े हुए थे विरोध के अंदर। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, दूसरे लोग हैं। प्रदीप जी राम जन्मभूमि का, प्रदीप जी आप खूब, अरे सर खूब कोस लिया, अब तो आपने उतना बराबर कोस लिया है। मैं जवाब दे देता हूँ। ये वो दूसरे लोग हैं, ये वो नालायक लोग हैं, हिंदुओं के नाम पे कलंक। ठीक है, राम जन्मभूमि ठीक है प्रदीप जी, प्रदीप जी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है, अरे सर प्रदीप जी हो गया, आप सवाल सुन लीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि विपक्ष को हमेशा ऐसा एक स्वस्थ लोकतंत्र का एक परंपरा रही है कि विपक्ष को विश्वास में लेके काम किया जाता है। ये आपके संग इस सरकार में ये रहा कि विपक्ष आपके साथ बिल्कुल नहीं है और अलग हट के खड़ा है, तो विपक्ष को विश्वास में लेने का काम, ये भी एक आपके लिए स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी थी, इसको कायम रखना चाहिए था। त्रिशूल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और बढ़िया बात है। सुनने की क्षमता दूसरे आदमी में होनी चाहिए। अगर कान अगर खुले हुए हो तो सुन ले वो भी। हमने जिस कानूनों के बारे में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विचार विमर्श के लिए रखा, उस पे विचार विमर्श के लिए कभी कांग्रेस बैठी नहीं, वॉकआउट किया और हमने राहुल गांधी जी की आंखें हिलाते हुए देखी। आप लोग प्रश्न तो करते हैं, आप थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ भी आपको। कृषि कानून को लेकर बहस थी और 10 बार इन्होंने बहस के लिए आवेदन करा और उस पर आवेदन से बहस हुई और सभापति ने कही भी भाई इस विषय पे कई बार बहस हो चुकी है और आप फिर आप बार आ जाते हो। मगर जब ये अपनी बात जवाब की बारी आती है, आ रहा हूँ मैं संदीप जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। विपक्ष को भी तहजीब में और तमीज में आके सवाल करे उनका जवाब लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप लगता है विपक्ष को कि ये कानून गलत है तो उसको ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, अब मैं संदीप त्रिपाठी से पूछ लेता हूँ। संदीप त्रिपाठी जी, ऐसा क्यों रहा हमेशा कि विपक्ष किसी भी जगह सत्ता पक्ष के साथ खड़ा नहीं हो पाया? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी उस परंपरा का निर्वहन करना? सत्ता पक्ष की ही जिम्मेदारी थी। चलिए मैं जवाब दे देता हूँ। त्रिशूल जी, अभी आप अरुण जेटली को, इनके ही नेता हैं, उन्होंने कहा सुषमा स्वराज जी के बयान को सुन लेते। प्रदीप जी तो इस तरीके की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। बिल्कुल आप बता दीजिए कि हमने ये जिस चर्चा की बात कर रहे हैं, किसी विधेयक के बारे में कौन सी चर्चा हुई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप भी भली बात जानते हैं कि इन्होंने चर्चा नहीं कराई, चर्चा से भाग गए। एक घंटे के अंदर 25 विधेयक इन्होंने पास। अरे देखिए स्क्रिप्ट दिखा दीजिए, प्रदीप जी गुंडा ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं बैठ के टीवी पे। मैं कहूँगा कि भाभी जी वोट दे के आएंगी कांग्रेस को। लेके बैठे हैं। सुन लीजिए, थोड़ा शांति से मित्र सुन लीजिए, बड़े भाई हैं आप। प्रदीप जी, अरे साहब जी, आपने अभी सवाल उठाया, आपका सौहार्द एकदम कायम होता है ना, ये भी एक बहुत ही रहस्य का विषय है। जी देखिए 370 जैसे मैं सरल और सहज हूँ, मेरे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे मंत्री, वो मेरे साथ सरल और सहज है। ठीक है, जो कहते हैं कि मैं गुंडा हूँ, मेरा इतिहास भूगोल पूछ लीजिए। जो बताते हैं कि मैं गुंडा हूँ, आप मेरा रिकॉर्ड पुराना देख लीजिए। देखिए अभी इन्होंने कहा कि 370 खत्म कर दी और हमने उसका विरोध किया। हमारे मित्र को पता नहीं है कि उसमें 21 बार संशोधन कांग्रेस ने किया 370 में, आपने 22वां किया और आज भी 370 कायम है। क्यों कायम है मैं बता देता हूँ। ये अमित शाह का बयान याद कर लीजिए। अमित शाह सदन में, राज्यसभा में बोलते हुए कहते हैं कि धारा 370 के सभी खंड समाप्त किए जाते हैं सिवाय खंड 1 के।
मतलब 370 आज भी है, ये हमारे मित्र को शायद नहीं पता है। अब आ जाते हैं, इन्होंने कहा कत्लेआम करा दिया। अरे आप अपने समय में जवाब दीजिएगा। दिनेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, दिनेश जी मैं आ रहा हूँ, दिनेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी, अगर 370 खत्म हो गई होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सुनिए ध्यान से, आपने कहा कि जो है कांग्रेस ने कत्लेआम करा दिया। भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब वहाँ पर प्रदीप जी सुन मारे लीजिए, जा रहे थे तब वहाँ पर जनता दल की सरकार थी और जिसको भाजपा समर्थन कर रही थी, तब वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को भगाया गया मारकर। और जो आज तक आप उनके नाम पर वोट लिए और एक भी कश्मीरी को, उसका कश्मीरी पंडित अच्छा, मुख्यमंत्री कौन थे? जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री कौन थे, वही बता दीजिए बैठ के फिर तो आप। वही थे जिसको आपने बाद में गृह मंत्री बनाया था। संदीप भाई, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन थे, वही बैठ के बता देना अभी। जिन्होंने, जिनको आपने गृह मंत्री बनाया था, बता तो रहे हैं। और कुछ बताया आपको? और सुन लीजिए, और अरे थोड़ा मित्र और बात कर लीजिए। आप हिंदुओं की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, अंतर इतना है। आप बता दीजिए कौन से सनातन संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि आप जो है, मैं अभी कहूंगा तो आप बुरा मानेंगे, अभी हमारे योगी जी, अरे सर ऐसा कोई काम मत कीजिए, बुरा मानने का सवाल कर क्यों खड़े हो गए थे? लीजिए। सवाल सुन लीजिए, अभी आप सनातन संस्कृति की सवाल बात तो त्रिशूल जी करते हैं। करेंगे, आप सवाल क्या करोगे? त्रिशूल जी सवाल करने के लिए बैठे। प्रभु मेरी बात तो रखने देंगे, जवाब दे दीजिए आप। तो मैं यही कहूंगा कि बाप भी जबकि कांग्रेस को वोट देंगे, फिर आप बुरा मानेंगे। सुनिए, देखिए योगी जी को आप जो है एक हिंदुत्व का चेहरे के रूप में पेश करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 5 मंत्र अगर वो बिना उनको पढ़े अगर वो बोल, अरे संदीप त्रिपाठी जी कहाँ नेटवर्क पकड़ गया है आज योगी है। आप जो है कैसे कुछ नहीं है, जो जिस थोड़ा सा कैसे धर्म का ये बताना चाहता हूँ। धर्म को आप लोग धंधा बना दिए हैं, आप धर्म को बेच रहे हैं। धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं। आप कहते हैं कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे, ठीक है, मतलब राम को लाने मैं आऊंगा। आपका थीम सॉन्ग ये है, मेहरबानी चाहिए। भगवान राम को आप में क्षमता है लाने की? अरे जो पूरे विश्व के खेवनहार हैं, उनके खेवनहार आप बनेंगे? जो जिन शंकर भगवान से पूरा विश्व मांगने जाता है। कांग्रेस के जो वकील हैं, केंद्रीय मंत्री थे, वो विरोध में क्यों खड़े हुए थे? संदीप भाई ये तो बता दो जी। नहीं, ये थोड़ा सा ये भी डाल दो ना, मधु सिंघवी है और आपके कपिल सिब्बल है, वो विरोध में क्यों खड़े थे राम मंदिर जी के? मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही। कपिल सिब्बल बिल्कुल जो है, जो विपक्ष की पार्टी थी उसमें 3 पार्टियां थी, जिसमें एक मुस्लिम पक्षकार था, एक हिंदू पक्षकार था। वो एक पक्षकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उसी तरीके से जैसे भोपाल त्रासदी कांड में जेम्स एडमसन का मुकदमा अरुण जेटली लड़ रहे थे। नहीं जवाब दे पाओगे आप लोगों ने, तो रुकावट का काम किया है आपने, नहीं जवाब। सर देखिए, हम चर्चा जिस दिशा में कर रहे हैं उसी में हम रहे हैं सर। ये खामखा डगमगा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, जनता को पागल समझते हैं। संदीप जी नहीं है, वो तो टीवी देखते नहीं है, समझदार। संदीप जी मैं आऊंगा आपके पास, संदीप जी मैं आऊंगा आपके पास। दिनेश जी देखिए, आपको लगता है कि ये जो संशोधन है ये बहुत परिपक्व है और सरकार सुनिश्चित है इसके बारे में? ये संशोधन परिपक्व है और इसमें अगर कोई अभी डिबेट होगा, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल हो गया, डिबेट होगा। अगर इसमें कोई गलत चीज होगी, डिबेट में निकल जाएगी वो चीज, लेकिन एक स्वच्छ लोकतंत्र में कानून है, उसमें परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे जो सेवा नियम है, ये सेवा नियम पहले जब बने थे अंग्रेजों के जमाने में, उस समय अलग परिस्थितियां थी। आज भारत विकसित देश है, भारत जैसे देश के लिए युक्त अफसरों की जरूरत है, चारों कोनों में जरूरत है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसे संशोधन नहीं आए या प्रतिनियुक्ति पे नहीं संशोधन नहीं हुए, तो फिर देश में योग्य व्यक्तियों की वाकई कमी हो जाएगी। स्टेट पूछना चाहता हूँ, पूछ लीजिए दिनेश जी संदीप त्रिपाठी को पूछना चाह रहे हैं आपसे। एक छोटा सा सवाल, मेरा संशय है, पूछ लीजिए प्लीज। हाँ पूछ लीजिए। आप कृपया बताइए वकील साहब कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव है कोई भी IAS, और केंद्र सरकार कांग्रेस रहती है और यहाँ पर भाजपा की सरकार है,
कांग्रेस को लगता है कि मुख्य सचिव जो है भाजपा की नीतियों को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करा रहा है, और वो खुन्नस से मुख्य सचिव को यहाँ पर बहुत बढ़िया चल रहा है, और वो मुख्य सचिव को तुरंत कह लेता है केंद्र की प्रतिनियुक्ति पे आइए। क्या ये कैसा रहेगा, जरा आप बताएं। आप पार्टी के चश्मे से क्यों देख रहे हो? आप पार्टी के चश्मे से मत देखो। मान लीजिए ये, अरे स्टेट को खुन्नस लेकर केंद्र को खुन्नस कुल 54 का जो है ना सर्विस रूल, इसमें ही बहुत सारे अधिकार हैं। कैडर गवर्नमेंट अलॉट करती है केंद्र सरकार। कृपया ये बताइए, सरकार अधिकार भी थोड़ी हो गई, उसके पास दांत नहीं है, खा भी सकती है। लेकिन अरे भाई क्या हो रहा है अभी तक, बहुत आईएएस है जो एप्लीकेशन देते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट देती है कि नहीं जाओगे, एनओसी नहीं देती। उस एनओसी के चक्कर को खत्म करने के लिए प्रतिनियुक्ति संशोधन बिल आया है। आप उसको उसके पार्टी के चश्मे से बिल्कुल उतार दो। बीजेपी कांग्रेस वो फिर ये अच्छा हो जाएगा कानून। राज्यों में ऐसा भाजपा की सरकार लगता है कि आपको वो सब को अपने हिसाब से परिवर्तन करते, उसकी भी वो की जानी चाहिए। भाई चलो अच्छी बात है, प्रशंसक योग्य है, लेकिन परिवर्तनशील होना चाहिए। 1954 का प्रतिनियुक्ति कानून यदि अब संशोधन हो रहा है, पहली बात तो लेट हो रहा है, और यदि हो रहा है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उसको पार्टी के चश्मे से मत देखो। ठीक है, अरे पार्टियां आएंगी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, संदीप त्रिपाठी जी, दिनेश वशिष्ठ जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं लाल फीते पर लाल फीता कसा जा रहा है, लेकिन अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है कि आखिर जो रुझान है वो क्या है। अब देखना होगा कि सरकार का ये कदम कितना सकारात्मक है और क्या संघीय ढांचे पर कोई प्रहार नहीं है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।